मेरा ऐसा था कि गांव में बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसा था। लेकिन मेरे दादाजी का काफ़ी सपोर्ट था और वो चाहते थे कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, मैं आगे बढ़ा, जिसकी वजह से बताया आज आपने कॉल करके। जी, मेरे दादा तो फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने अपनी दादी को कॉल किया और वो काफ़ी खुश हैं। और सभी इंटरव्यू में बिल्कुल डर नहीं था और मुझे अपने ना जैसे ग्रैंड पेरेंट होते हैं उनकी तरह लग रहे थे। और मैं काफ़ी काम थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी। और इवन सर ने लास्ट में मुझे कुछ अच्छी बातें भी बताई। बोला उन्होंने कि आप बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है आपने। तो मतलब ये बातें उनकी सुन के लास्ट टाइम में मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलो मेरा इंटरव्यू बढ़िया, मतलब पैटर्न पूरा ही चेंज हो गया है। अब पहले जैसे बहुत ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आते, डायनेमिक चेंज हुआ है। तो यही है कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसको समझिए। और सबसे बड़ी बात है कि अब समझने वाला पेपर हो गया, आप पहले की तरह जैसे होता था। वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। 67 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और अभी हमारे साथ आयशा मैम बैठी हुई है। मैम का सिलेक्शन हो चुका है फाइनल रूप से। तो आज इनसे हम पूछने वाले हैं कि मैम ने कौन सी किताबें पढ़ी, क्या स्ट्रगल रहा, सब कुछ के बारे में। तो आप सब लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ में आप सब लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है मैम अभी आपको? अभी तो थोड़ा शॉक में हूँ, मतलब अभी भी थोड़ा सा वही फील हो रहा है कि सिलेक्शन हो चुका है जी। तो ठीक लग रहा है, बहुत बहुत खुशी है कि जो स्ट्रगल फेज रहा उसके बाद ये निकल करके जो एक अपॉर्चुनिटी मिली काम करने का, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। शुरुआत से अपना नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ बताइए आप। जी, मेरा नाम आयशा हुआ, आयशा अलाफिया। और मैं बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। और मैंने अपनी एजुकेशन में नॉर्मल 10-12 के बाद मैंने इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जयपुर से की है। और उसके बाद से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन और साथ ही साथ बीपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? ये मेरा दूसरा प्रयास था। दूसरा प्रयास था। क्या क्या तैयारी किया, कैसे किया, आप सब कुछ बताओ आप डिटेल से। सर पहले अटेम्प्ट तो मैं सीरियस नहीं थी, बस ऐसे ही जा करके मैंने ये देखा था कि क्या कैसे पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं। फिर जब मैंने देखा फिर मुझे लगा कि नहीं, पेपर ठीक आ रहे हैं, दिया जा सकता है। फिर सर मैंने दूसरी बार बहुत मेहनत करके कोशिश की कि मेरा हो जाए। और सर फाइनली प्री हो गया मेरा। और उसके साथ साथ ही सर बीपीएससी कॉन्सेप्ट वल्लाह करके एक चैनल है जिनके साथ मैं प्री, मेंस और इंटरव्यू सब में जुड़ी रही। और उन्होंने इस प्रिपरेशन में काफ़ी मदद की है मेरी। जी मैम, इस तैयारी के दौरान आपको कुछ दिक्कतें, परेशानियां होती है एस्पिरेंट को? सब कुछ अपना स्ट्रगल बताओ नए लोगों को, जो लोग नए लोग तैयारी कर रहे हैं, नए लड़कियां जो है उन्हें बताओ अपने स्ट्रगल के बारे में। सर एंजाइटी लेवल तो हमेशा ही बना रहता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप जिस फेज में उतर तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये नहीं पता होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा या कब होगा। तो सर ये दौर तो चलता ही है, हर स्टूडेंट का स्ट्रगल वाला रहा। मेरा भी काफ़ी संघर्ष भरा रहा। इनमें कम से कम लगभग मैं 4 साल कहूँ तो 4 साल से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। कभी प्री, कभी मेंस, बहुत सारे पेपर्स दिए। और फाइनली यही होता था कि लास्टली सिलेक्शन नहीं होता था। लेकिन सर फिलहाल यही है कि सिलेक्शन हो चुका है आखिरी में। जी। तो जब आपका रिजल्ट पीडीएफ में आया तो सबसे पहले किसने देखा या किसने आपको कॉल किया? जी सर, मैं मेट्रो में थी और मैं जनरली अपने भाई से अपना रोल नंबर चेक करवाती हूँ जी। तो मैं अपनी मम्मी और भाई के साथ फ़ोन पर ही थी। और फिर मेरे भाई ने रोल नंबर देखा तो सर उन्होंने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैंने फिर से बोला कि आप रोल नंबर देखो, नाम चेक करो कि मेरा ही नाम है। फिर उन्होंने देखा और बोला कि तुम्हारा ही है। तो फिर बहुत खुशी हुई घर में। फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया, फिर भाइयों को और कॉल किया। तो फिर सर ऐसा रहा मेरे साथ जी। इस एग्ज़ाम के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? जी, सबसे पहले मेरे पापा हैं जिनसे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। बचपन से ही वो चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ और वो काफ़ी मोटिवेट करते रहे हमेशा से। उन्हें था कि मैं इस फील्ड में जाऊँ। तो सबसे ज़्यादा मतलब प्रेरणा मुझे वहीं से मिली। लेकिन साथ ही साथ मैं अपनी मम्मा की बात करूं, अपने भाई लोग की बात करूं, तो उन्होंने भी काफ़ी हद तक इस चीज़ में मेरी सहायता की। और मैं अपना पूरा मतलब जो प्रेरणा की बात कहें तो मुझे अपने फैमिली से आता है। प्रीलिम्स के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी था मैम? सर मैंने प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी पढ़े, मतलब मोस्टली एनसीईआरटी पढ़ा। फिर घटना चक्र था, उसको भी सोर्स बनाया। और सर जो बीपीएससी कॉन्सेप्ट वल्लाह के जो टेस्ट सीरीज़ आते थे प्री के, उनको मैंने फॉलो किया और यही सब किया मैंने। मतलब मोस्टली ये रहा कि मैंने एनसीईआरटी, और अगर मैं पॉलिटी के लिए बात करूँ तो लक्ष्मीकांत पढ़ा, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा। तो ये सब मेरे सोर्स रहे हैं। ओके।
मैम आपको ऐसे दिल्ली आने का मौका मिला, इससे पहले जयपुर में पढ़ने का मौका मिला, कई ऐसी लड़कियां हैं जिसे मौका नहीं मिलती, गांव में रहती है, उन्हें आप क्या कहना चाहोगी? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब हर माता पिता से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बच्चियों को भी आगे बढ़ाएं और उन्हें एक मौका दें, क्योंकि बच्चियां बहुत कुछ कर सकती हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटे ही नाम रोशन कर सकते हैं, तो बेटियां भी कर सकती हैं। तो बखूबी बेटियों को एक अवसर मिलना चाहिए कि ताकि वो आगे बढ़ें, चाहे कहीं भी किसी फील्ड में रहें। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें मौका मिलना चाहिए और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको आगे बढ़ाया जाए। ओके, आंसर राइटिंग के बारे में आप बताओ नए एस्पिरेंट को कि आंसर राइटिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद या एक एक आंसर लिखना चाहिए शुरुआत से? जी सर, मैं ये कहूँगी कि आंसर शुरू में तो नहीं लिखने चाहिए, लेकिन आपने अगर एक बार बेसिक बुक्स कंप्लीट कर लिए हों, जैसे एनसीईआरटी हो गया और जो बेसिक बुक्स आते हैं वो अगर कंप्लीट कर लिया बिहार के लिए, बिहार स्पेशल वगैरह, तो हमें थोड़े थोड़े स्तर पे मतलब प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए मेंस के नोट्स बनाने, क्योंकि सर बाद में प्री के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। जैसा कि 67th में भी हमें सिर्फ 2-3 महीने का टाइम मिला था, तो बहुत हद तक टाइम नहीं है। तो बखूबी आप बहुत ज़्यादा नहीं तो 1-2 आंसर आप डेली बेसिस पे लिख सकते हैं और होपफुली मेंस आते आते तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बीपीएससी के एग्जाम में भी एनसीईआरटी का कुछ योगदान है या नहीं? जी सर बिल्कुल, 67th में भी रहा और अब तो पूरा पैटर्न ही उनका चेंज हो गया है। तो पैटर्न से याद आया, नए पैटर्न के बारे में आप बताओ। अब जैसा कि आजकल का प्रीलिम्स आपने देखा होगा क्वेश्चन, तो किस हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ, उसमें क्या करना चाहिए नए एस्पिरेंट को? जी सर, मतलब पैटर्न पूरा ही चेंज हो गया है। अब पहले जैसे बहुत ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आते, डायनेमिक चेंज हुआ है। तो यही है कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसको समझिए। और सबसे बड़ी बात है कि अब समझने वाला पेपर हो गया। आप पहले की तरह जैसे होता था कि मगअप करके कोई चीज़ें चले जाएंगे, तो फैक्ट पढ़ के लोग जाते थे और सिलेक्शन लेके चले आते थे। जी तो एसएससी वाले सब। हाँ, तो वैसा अब नहीं होगा। और बिल्कुल सर एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा और फैक्ट नहीं, आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा, तो ही पॉसिबल है कि निकले। और सबसे ज़्यादा है कि एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ें, तो मुझे लगता है कि प्री निकालना इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे किया था? जी इंटरव्यू में बहुत कम टाइम मिला था, मेरा 11 को इंटरव्यू था। तो फिर सर मैंने बहुत जितने हो सके पॉसिबल मॉक्स दिए। सर मैंने मेरा मॉक 11 को ही था, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। तो सर मैंने बेसिक जो मॉक हर जगह देते हैं वहाँ दिया, और सबसे ज़्यादा जो मुझे बेहतर मिला वो बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला से फीडबैक अच्छा मिला था, जिसके बाद मैं काफ़ी मोटिवेट हो गई कि ठीक है, मेरा इंटरव्यू लगभग प्रिपेयर हो चुका है। उसके बाद से फिर सर मैंने मॉक दिया, मतलब मैंने डायरेक्ट फाइनल इंटरव्यू दिया जो भी है। मैम एक क्वेश्चन मेरा है, जैसा कि मॉक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू का जो रियल होता है वहाँ वाला बताओ, बैकग्राउंड कैसे कैसे क्या होता है, कैसे कैसे इंटर करते हैं, क्या सब होता है वहाँ पे? सर मैं अपनी बताऊँ रियलिटी, तो मुझे ये जो मॉक हुए हैं जो रियल नहीं थे उनमें मैं काफ़ी ज़्यादा डरी, लेकिन जो फाइनल मॉक हुआ तो मुझे 1% भी डर नहीं था। फाइनल इंटरव्यू मतलब? फाइनल इंटरव्यू में बिल्कुल डर नहीं था, और मुझे अपने ना जैसे ग्रैंड पेरेंट होते हैं उनकी तरह लग रहे थे, और मैं काफ़ी काम थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी। और इवन सर ने लास्ट में मुझे कुछ अच्छी बातें भी बताई, बोला उन्होंने कि आप बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है आपने। तो मतलब ये बातें उनकी सुन के लास्ट टाइम में मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलो मेरा इंटरव्यू बढ़िया हुआ, और सर मुझे कभी ज़्यादा कुछ डर लगा नहीं वहाँ पे। बेसिकली ये वाली बात है। वहाँ का माहौल कैसा लगा आपको, मतलब कितने लोग होते हैं, कैसे क्या होता है? सर 4 पर्सन थे, लेकिन बहुत कॉर्डियल थे, आपको बिल्कुल डराते नहीं हैं, आपसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट में बात करते हैं, और आप जिस तरीके से आंसर करेंगे उन्हीं के तरीके से फिर आपका जो इंटरव्यू जो होता है वो पूरा रुक करता है। आपने जो बोला उसके बाद से उन पे ही क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो मतलब कॉर्डियल था और मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं इंटरव्यू में। अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मैम आप जैसे कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती है, मतलब रूरल बैकग्राउंड से, तो उसके बारे में बताओ। फिर आप शहर में आती है, क्या चैलेंजेस रहा आपके लिए? सर शुरुआती दौर में बताऊँ तो मेरा ऐसा था कि गांव में बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसा था। लेकिन मेरे दादाजी का काफ़ी सपोर्ट था और वो चाहते थे कि मैं इस फील्ड में जाऊँ, मैं आगे बढ़ूँ। तो मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंड पेरेंट, मेरी दादी, मेरे पापा मम्मी का काफ़ी योगदान रहा है, जिसकी वजह से बताया आज आपने कॉल करके? जी मेरे दादा तो फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने अपनी दादी को कॉल किया और वो काफ़ी खुश हैं, और सभी फैमिली में खुशी का माहौल है। जी। और मैम आप हमारे सब्सक्राइबर को क्या कहना चाहेंगे जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसी लड़कियां जो गांव में रहती है, उन्हें क्या कहना चाहोगी? जी मैं यही बोलूँगी कि मेहनत से पढ़ाई करें और मेहनत करते रहें। एक दिन अगर मेहनत करते हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, अब इससे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हो पा रहा है,
क्योंकि सर अगर बाहर रहने की बात बताएं तो बाहर में हर तरीके के आपको सिचुएशन फेस करने होते हैं। एक तबीयत ख़राब से लेकर के एक जो भी मेंटली और फिजिकली आपको चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। तो उसके साथ साथ मैं यही कहूँगी सारे एस्पिरेंट्स से कि मेहनत करते रहें और कोशिश करते रहें, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपका सिलेक्शन कब हो जाएगा। तो जो एस्पिरेंट होते हैं, जो लगता है उनको कि अब क्विट कर देना चाहिए, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि एक कोशिश और करके देख लें, क्या पता उस कोशिश में सिलेक्शन हो जाए। तो मैं तो यही कहूँगी। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सर।